दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है हिंदी व्याकरण। देखिए, जो व्याकरण है हर कंपटीशन में इसका महत्व है। राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, हर कंपटीशन में व्याकरण आता है। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा अपना व्याकरण। सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है, व्याकरण किसे कहते हैं? अशुद्ध भाषा का शुद्ध रूप से उच्चारण करना, शुद्ध रूप से लेखन करना, शुद्ध रूप से प्रयोग करना, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। अशुद्ध भाषा है, शुद्ध रूप से उसका उच्चारण, शुद्ध रूप से लेखन और शुद्ध रूप से प्रयोग करना ही व्याकरण है। अब प्रश्न ये आ रहा है, व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण कितने हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्णों से क्या बनता है? शब्द, शब्द से क्या बनता है? वाक्य, और वाक्य से क्या बनती है? भाषा। अब प्रश्न आता है, वर्ण किससे बनते हैं? वर्ण बनते हैं ध्वनि से। वर्ण किससे बनते हैं? ध्वनि से। अब हमारे सामने प्रश्न ये है, ध्वनि किसे कहते हैं? जो हमें सुनाई तो दे लेकिन दिखाई नहीं देती, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। जो सुनाई दे लेकिन दिखाई नहीं दे, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। जैसे ए का उच्चारण करेंगे, हम तो सुनाई तो दे रही है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। अब प्रश्न आता है, मौखिक के आधार पर, मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ध्वनि। प्रश्न ये आए, मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो उत्तर क्या आएगा? ध्वनि। अगर किसी ने से घुमाता है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वर्ण करेंगे के ध्वनि, तो उत्तर क्या रहेगा? ध्वनि। ध्वनि की 3 परिभाषाएं, जो हमें सुनाई तो दे लेकिन दिखाई नहीं देती, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। जैसे क, जब हम क का उच्चारण करेंगे, क वर्ण हमें सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा प्रश्न, मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। अगर प्रश्न ऐसे घुमाता है, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। अब प्रश्न आ रहा है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? लिखित रूप से भाषा की, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे लिखित रूप है और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे क, ख, ग, आ, ये सब क्या है? वर्ण। अगर प्रश्न ऐसा पूछते हैं, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। दूसरा प्रश्न और बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब प्रश्न क्या करोगे? ध्वनि होगी या वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उस कंडीशन में भी हम उसका उत्तर करेंगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो उत्तर हमारा रहेगा वर्ण रहेगा।
उत्तर हमारा क्या रहेगा, वर्ण रहेगा। अगर प्रश्न ऐसे पूछते हैं मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब क्या करेंगे, ध्वनि। और दूसरा प्रश्न बनता है लिखित ध्वनि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे क्या कहेंगे, वर्ण। अब आता है अक्षर और वर्ण में अंतर। दोस्तों अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। हमारे सामने दो वर्ण है, क और क। तो बताइए इसमें वर्ण कौन सा है और अक्षर कौन सा है। अक्षर किसे कहते हैं, एक ही झटके से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, एक ही झटके से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे क्या कहेंगे, अक्षर। अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनियां रहेंगी। अक्षर में एक ध्वनि या एक से अधिक, और वर्ण में क्या रहेगी, एक ध्वनि। कितनी ध्वनि रहेंगी, एक ध्वनि। और कहते हैं अक्षर और इनमें वर्ण, ये तो क्या है अक्षर, ये तो क्या है वर्ण है। जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे क्या कहेंगे, अक्षर। जिस व्यंजन में स्वर रहता है वो क्या कहलाएगा, अक्षर। और जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा रहता है उसे क्या कहेंगे, वर्ण। इसमें एक ध्वनि है, इसमें कितनी है, दो ध्वनि। एक ही समास के झटके से जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे क्या कहेंगे, अक्षर। जैसे राम आ जाए, आप पूछ ले राम में कितने अक्षर हैं। जब हम राम का उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण करेंगे राम। एक तो रा आ रहा है, एक है में। राम शब्द में कितने अक्षर हो गए, दो अक्षर। आप पूछ ले राम शब्द में वर्ण कितने हैं, राम शब्द में वर्ण कितने हैं। तो हमारा उत्तर होगा राम शब्द में कितने वर्ण हैं, चार। चार कैसे हुए, रे, रे में किसका स्वर है, आपका, मैं और है। राम शब्द में कितने वर्ण हैं, चार हैं। अक्षर कितने हैं, दो। जिस व्यंजन में स्वर रहता है वह अक्षर कहलाता है, और जिस व्यंजन में स्वर नहीं रहता वह क्या कहलाएगा, वर्ण। अब प्रश्न आता है वर्ण और ध्वनि की परिभाषा क्या है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अगर प्रश्न ऐसे घुमाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब उत्तर क्या होगा, वर्ण। अगर प्रश्न ऐसे घुमाता है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तब भी प्रश्न क्या, उत्तर क्या आएगा, वर्ण। और दूसरा प्रश्न है उच्चारण के आधार पर तथा मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उत्तर रहेगा ध्वनि। अब प्रश्न आ रहा हमारे सामने, शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे, शब्द। जो शब्द किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक सार्थक जो वर्ण होते हैं और वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे, शब्द। जैसे पानी है, पानी में कितने वर्ण हैं, चार हैं, पै, आ, ने और ई। तो पानी शब्द का क्या निकल रहा है, अर्थ। अगर आपका कहा निप्पा, निप्पा कोई अर्थ है, निप्पा शब्द का अर्थ नहीं है। एक होता है सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निर्थक शब्द। सार्थक का संधि विच्छेद होगा से प्लस अर्थ। निर्थक का निर प्लस अर्थक। सेक का अर्थ होता है
साथ। इसका अर्थ क्या होगा? साथ। निर्कर्त होता है नहीं। निर्कर्त क्या होता है? नहीं। जिस शब्द के साथ जिसका अर्थ निकलता हो उसे क्या कहेंगे? सार्थक है। और जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे? निर्थक। अब हमारे सामने उदाहरण है, चाय वाय पी कर जाना। चाय वाय पी कर जाना। अब देखिए, चाय शब्द का अर्थ निकल रहा है, पीकर का निकल रहा है और जाना। इसमें दो क्रिया है, ये पूर्वकालीन क्रिया है, ये क्या है? जाना। जब दो क्रिया आती है जिसमें पहला काम होता है उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालीन। और पूर्वकालीन क्रिया के साथ हमेशा क्या जुड़ा रहेगा? कर। लेकिन वाय शब्द क्या है? ये क्या है? निर्थक। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे? सार्थक है। और जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता नहीं है, जैसा आता है खाना वाना बनाना, खाना वाना। खाना शब्द का तो अर्थ निकलता है लेकिन वाना का अर्थ नहीं निकलता है। तो इसमें सार्थक शब्द कौन सा है? खाना। और वाना क्या है? निर्थक। रोटी वोटी, तो इसमें सार्थक शब्द क्या रहेगा? रोटी। और वोटी शब्द का अर्थ निकल रहा है? नहीं। अब आता है शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द। अर्थात प्रश्न इस प्रकार पूछेंगे, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न क्या करेंगे? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे? तो हमारा उत्तर आएगा शब्द कहेंगे। अगर प्रश्न ऐसे करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब उत्तर करेंगे वर्ण। और मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब इसका उत्तर क्या करेंगे? ध्वनि। वर्ण किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण है और उनका जो समूह बनता है उसे क्या कहेंगे? शब्द। ये पानी क्या है? शब्द है। और इस शब्द पानी शब्द का अर्थ निकल रहा है, लेकिन वाय है, वाणा है, कक्षा वक्षा, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इन्हें क्या कहेंगे? निर्थक। अब प्रश्न ये आ रहा है हमारे सामने, भाई शब्द और पद में अंतर क्या है? एक तो होता है शब्द, एक होता है पद। शब्द तो उसे कहते हैं जो सार्थक वर्ण होते हैं और वर्णों का समूह होता है, उसे क्या कहेंगे? शब्द। जैसे राम, आम, खाता, ये सब क्या है? शब्द है। राम भी शब्द है, आम भी शब्द है और खाता क्या है? शब्द। जब इन शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में कर देते हैं और वाक्य में व्याकरण इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वो शब्द नहीं रहेगा, वह क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। राम, आम, खाता है। दोस्तों, ये राम है, आम है, खाता है, ये शब्द नहीं है, ये क्या बनेगा? पद। अब ये राम शब्द नहीं रहेगा, राम शब्द है, आम शब्द है, खाता, इन शब्दों पर व्याकरण के नियमों का प्रयोग होगा। या राम कर्ता हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, आम कर्म हो जाएगा, खाता क्या हो जाएगी? क्रिया। शब्द और पद सार्थक वर्णों का समूह होता है, उसे तो क्या कहते हैं? शब्द। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है और वाक्य में व्याकरण इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, वो क्या बन जाता है? पद। अब प्रश्न आता है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक जो शब्द होते हैं और उनका जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब प्रश्न आता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तब उत्तर क्या करोगे?
वाक्य और भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब हमारा उत्तर आएगा वर्ण। और मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई है, तब क्या करेंगे ध्वनि। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भी आ सकती है या लघुत्तम इकाई, तब क्या होगा शब्द। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहेंगे वाक्य। प्रश्न ऐसे आ सकता है भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब भी हमारा उत्तर क्या रहेगा वाक्य। हमारे सामने प्रश्न कितने बने, एक तो बने ध्वनि का, एक ध्वनि से क्या बना भाई वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य और वाक्य से क्या बनी है भाषा, वाक्य से क्या बनी है भाषा। मैं इनको रिपीट कर रहा हूं। ध्वनि जो हमें दिखाई, जो हमें सुनाई तो देती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसे क्या कहते हैं ध्वनि। जैसे क, जब क का उच्चारण कर रहे हैं ये हमें सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, इसे क्या कहेंगे ध्वनि। और दूसरी परिभाषा कंपटीशन में मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब क्या करेंगे ध्वनि। अब आता है वर्ण किसे कहते हैं। लिखित ध्वनि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे लिखित ध्वनि है क, ख, ग, है, आ, ये क्या होगा वर्ण। अगर प्रश्न ऐसे घुमाते हैं लिखित वर्ण, लिखित ध्वनि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या करेंगे वर्ण। और दूसरा प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब क्या करोगे वर्ण या ध्वनि। उस कंडीशन में हम उत्तर करेंगे वर्ण। तीसरी परिभाषा यह बननी है जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे वर्ण। अब आता है शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे वर्ण। जैसे एक आ जाए क, ख, अब आ जाए राम। अब बताइए कौन से वर्ण का अर्थ, कौन से का अर्थ निकलेगा। तो सबसे पहले राम शब्द की क्या निकलेगा अर्थ। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे शब्द। अब आता है पद किसे कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है और वाक्य में उस पर व्याकरण नियमों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे पद। और वाक्य किसे कहते हैं दो या दो से अधिक सार्थक जो शब्द होते हैं और उनका समूह क्या कहेंगे वाक्य। और भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे क्या कहेंगे वाक्य। और वाक्य से क्या बनती है भाषा। अब प्रश्न ये आ रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला वर्ण और माला। माला का अर्थ होता है कतार। माला का अर्थ क्या होता है कतार। जो वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना उसे क्या कहेंगे वर्णमाला। हिंदी में वर्ण होता है और वर्णों का हम क्रम से उनका क्या करते हैं अध्ययन। जैसे क के बाद क्या करेंगे किसका वर्णन आएगा ठ, ग, गए अंग। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना उसे क्या कहेंगे वर्णमाला। अब प्रश्न ये है वर्णमाला में वर्ण है, जो वर्णमाला है इसमें वर्ण है तो इसमें उत्तर आएगा वर्णमाला में कितने वर्ण है 44। अब प्रश्न ये दो वर्ण है। अगर हिंदी में कुल कितने वर्ण है, अगर प्रश्न ये पूछे वर्णमाला में वर्ण है तब तो उत्तर करेंगे 44। लेकिन प्रश्न ये पूछे देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है तब उत्तर आएगा हमारा 52। ये 44 कैसे बने जिसमें 11 क्या है स्वर है और 33 क्या है व्यंजन। वर्णमाला में एक तो क्या होते हैं स्वर और दूसरे क्या होते हैं व्यंजन और इनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना उसे क्या कहते हैं वर्णमाला। तो 11 स्वर है और 33 व्यंजन, 11 और 33 कितने हो गए टोटल 44।
अब आता है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है, तब प्रश्न क्या उत्तर क्या करें हम 52। अगर प्रश्न ऐसे पूछते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो कितने करोगे 44, जिसमें 11 क्या है स्वर और 33 क्या है व्यंजन। अगर प्रश्न ये पूछे देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है, तब उत्तर क्या करोगे 44। ये 44 कैसे बने, 11 स्वर 33 व्यंजन, 4 क्या है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है 6 और 2 क्या है एक अनुस्वार और एक क्या है विसर्ग, और 2 क्या है उच्चपित व्यंजन, उच्चपित अड़े अड्ढे, इनको क्या कहेंगे उच्चपित व्यंजन कह सकते हैं, इनको द्विगुण भी कह सकते हैं, इनको ताड़न जात वर्ण भी कह सकते हैं। तो 52 हो गए टोटल। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है 52। अगर प्रश्न ऐसे करते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तब क्या करेंगे 44। एक प्रश्न ये आता है वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर दूसरा व्यंजन। दोस्तों वर्ण कितने प्रकार के हो गए 2, एक तो क्या है स्वर और दूसरा क्या है व्यंजन। अब ये आ रहा है स्वर किसे कहें और व्यंजन किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अब देखिए ए है ये स्वर व्यंजन है, स्वर है, आ क्या है स्वर है, ई क्या है स्वर। अब एक का उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है एक की, आप का उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है आप की, और ई का उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है ई की। क्या है ये स्वर्क व्यंजन है, व्यंजन है का और की। कैक का उच्चारण करेंगे किसकी ध्वनि आ रही है एक की, काक का उच्चारण करेंगे आपकी, और की का उच्चारण करेंगे एक की। उत्तर हमारे सामने है, इसकी परिभाषा अंतर ये है स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं, ये किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं। व्यंजन होते हैं ये सदैव किसकी सहायता से बोले जाते हैं स्वरों की सहायता से। अब आता है स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे क्या कहेंगे स्वर। जैसे एक का उच्चारण करा तो किसकी ध्वनि आ रही है एक की, आप का उच्चारण करें किसकी ध्वनि आ रही है आपकी, और एक का उच्चारण करें किसकी ध्वनि आ रही है एक की। अब देखिए व्यंजन कैक का उच्चारण करें किसकी ध्वनि आ रही है एक की, काक का उच्चारण करें किसकी ध्वनि आ रही है आपकी, और की का उच्चारण करेंगे किसकी ध्वनि आ रही है एक की। जो वर्ण किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेता या किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता उसे क्या कहते हैं स्वर, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे व्यंजन। दूसरी परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं होती है उसे क्या कहेंगे स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं आती उसे क्या कहते हैं स्वर, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के मार्ग में रुकावट बाधा आती है उसे क्या कहेंगे व्यंजन। अब प्रश्न ये आ रहा है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों उत्तर कितने करोगे 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है 11, और कौन कौन से 11 स्वर हैं है आ, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री
ये है ओ। कितने सौर हो गए? 11। अब पूछ ले सौरों की संख्या कितनी है? 11। अब प्रश्न आता है सौरों की मात्रा कितनी है, तो क्या उत्तर दोगे? 11, 13, 12, 10। तो उत्तर क्या रहेगा? 10। सवर तो 11 है, लेकिन सौरों की मात्रा कितनी होती है? 10 होती है सवर है सवर की कोई मात्रा नहीं है। जैसे क है, अगर क में है जोड़ेंगे तो कोई मात्रा लगेगी नहीं, तो क्या लिखा जाएगा? क। जिस सवर की मात्रा नहीं है वो सवर कौन सा है? इसका दूसरा नाम है उदासीन सवर। आपकी मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ की मात्रा, ई की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की और औ की। सवर तो 11 होते हैं और सवरों की कितनी मात्रा होती है? 10। और कौन सा सवर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? वह कौन सा है? तो ए सवर को क्या कहेंगे? उदासीन सवर। अब प्रश्न आ रहा है, एक तो सवरों का प्रयोग वास्तविक रूप में होता है, एक मात्रा के रूप में। एक तो सवरों का प्रयोग क्या होता है? वास्तविक रूप में, और दूसरा सवरों का प्रयोग होता है मात्रा। जिस शब्द का प्रथम वर्ण सवर से प्रारंभ होगा, जिस शब्द का प्रथम वर्ण सवर से प्रारंभ होगा, तब तो सवर का प्रयोग क्या होगा? वास्तविक रूप से। जैसे आम, तो इसमें आ शब्द क्या है? सवर है, इसका वास्तविक प्रयोग क्या है? अनार, और। यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण सवर से प्रारंभ होता है तो उस शब्द में हम सवर का वास्तविक प्रयोग करेंगे। यदि किसी शब्द में व्यंजन के बाद, यदि किसी शब्द में व्यंजन के बाद सवर आता है तो सवर का प्रयोग हम किस में करेंगे? मात्रा के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे दोस्तों? मात्रा के रूप में। अगर किसी शब्द का प्रथम वर्ण सवर से आता है तो उस शब्द में क्या करेंगे? सवर का प्रयोग। अगर किसी शब्द में व्यंजन हो और व्यंजन के बाद सवर आता है तो वास्तविक सवर का प्रयोग नहीं कर उस शब्द में हम क्या लगाएंगे? मात्रा। जैसे ए है, जैसे रे, आ, मैं और ए। अब रे है, रे का हम ऐसे नहीं लिखेंगे, रे और आ नहीं लिखेंगे, तब क्या करेंगे? रे में क्या लगा देंगे? आ की मात्रा, और में किसका सवर लगा देंगे? एक का। अगर व्यंजन के बाद सवर आता है तो सवर का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करके किस रूप में करेंगे? मात्रा के रूप में। यदि किसी शब्द में दो सवर आते हैं, यदि किसी शब्द में व्यंजन के बाद दो सवर आते हैं, कितने सवर आते हैं? 2 सवर। तो प्रथम सवर है वो तो किस रूप में होगा? वास्तविक रूप में नहीं। प्रथम सवर किस में आएगा? मात्रा के रूप में। और द्वितीय सवर है वह क्या रहेगा? वास्तविक के रूप में। जैसे शुरुआत। चलो आज शब्द का खंडन करेंगे। से, रे, उ, आ और ए प्लस ए। क्या है? व्यंजन है, व्यंजन के बाद क्या है? सवर, फिर क्या है? सवर। अगर किसी शब्द में व्यंजन के बाद 2 सवर आते हैं
प्रथम स्वर और द्वितीय स्वर। तो प्रथम स्वर है वह मात्रा के रूप में आएगा और सेकंड स्वर है वह किस में आएगा, वास्तविक रूप में। अब आता है जैसे 11 स्वर होते हैं और इन स्वरों के बाद यह लिखा रहता है अंग और अ है। क्या लिखा रहता है, अंग और अ। अब बताइए इनकी गिनती हम स्वरों में करेंगे या व्यंजनों में। इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे अयोग्य वाय। दोस्तों जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं उसे क्या कहेंगे, अयोग्य वाय। योग का अर्थ होता है जिनका योग किसके साथ होता है, स्वर और व्यंजनों के साथ। अगर किसी शब्द के पहले अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो अ का अर्थ क्या होगा, नहीं का देगा। अगर किसी शब्द के पहले अ उपसर्ग जोड़ने से वो अर्थ किसका देता है, नहीं का। योग का अर्थ होगा जिनका योग किसके साथ रहेगा, स्वर और व्यंजनों के साथ। अगर अ उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ होगा जिसका योग न तो स्वरों के साथ है और न ही व्यंजनों के साथ है, उसे क्या कहेंगे, अयोग्य वाय। अब प्रश्न आता है अयोग्य वाय किसे कहते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उसे क्या कहेंगे, अयोग्य वाय। कई बार प्रश्न पूछते हैं अयोग्य वाय कितने प्रकार के हैं, क्या उत्तर दोगे। अयोग्य वाय 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ये अनुस्वार है और ये क्या है, विसर्ग। इसे क्या कहेंगे, अनुस्वार, इसे क्या कहेंगे, विसर्ग। अयोग्य वाय कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। एक तो क्या होगा अनुस्वार और दूसरा क्या होगा, विसर्ग। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं अनुस्वार विसर्ग को कहेंगे स्वर, व्यंजन, संधि, अयोग्य वाय। तो उत्तर क्या करेंगे, अयोग्य वाय। अब आता है हमारे सामने प्रश्न अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह ये किसका है, विसर्ग का। अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि और हवा है वह नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार। जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय ध्वनि और हवा है वह नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार। और अनुस्वार से पहले सदैव किसका स्वर रहेगा, एक का। दोस्तों अनुस्वार से पहले हमेशा किसका स्वर रहेगा, एक का। और अनुस्वार के बाद क्या मिलेंगे, ये, रे, ले, वे, से है। यदि किसी वर्ण पर अनुस्वार लगा रहे, अगर उसके बाद ये, रे, ले, वे, से है वर्ण आते हैं तो उस वर्ण पर क्या लगा रहेगा, अनुस्वार। जैसे संहार। अब इसका हम खंडन विच्छेद करेंगे शब्द का। से के बाद है, के बाद अनुस्वार, फिर है में किसका स्वर है, आपका, फिर रे और ए। अनुस्वार से पहले किसका स्वर है, एक का, और बाद में क्या आएगा, है। तो ये क्या होगा, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहेंगे, अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि है और हवा है तो मुख के द्वारा बाहर निकले या नाक के द्वारा, तो नाक के द्वारा बाहर निकलती उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार। और अनुस्वार से पहले किसका स्वर रहेगा, एक का, और अनुस्वार के बाद क्या मिलेगा, ये, रे, ले, वे, से है आता है, तो उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण करते समय यह अनुस्वार इसकी ध्वनि न और मैं की निकलती है। किसकी निकलती है,
मैं, ने और मैं की। अब प्रश्न आ रहा है विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण करते समय, जैसा विसर्ग का उच्चारण करेंगे और विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है की। किसकी ध्वनि आएगी, हैक की। जैसे प्रातः, अतः। है विसर्ग का प्रयोग हम तत्सम शब्दों में भी करते हैं। किसमें करते हैं, तत्सम। आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी और अगला जो क्लास है अगले वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। जय भारत।